नमस्कार दर्शकों। नासिक हेल्थ एंड वेलनेस प्रमोशन काउंसिल की तरफ से मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो है कि आज हम जो हेल्थ और वेलनेस को लेकर जागरूक हुए हैं, उसके बारे में दो चर्चा सत्र हमने ऑर्गेनाइज किया है। उसमें हमारे प्रमुख अतिथि जो हैं, जो जग विख्यात होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर और एक बहुत शानदार ह्यूमन बीइंग डॉक्टर आशीष साहब हमारे साथ रूबरू हैं और हमारे साथ में इस विषय पे कुछ चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू और सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब इतने बिजी हैं कि तकरीबन दिन में 20 घंटे उनका जो पेशेंट देखना, उनको ट्रीट करना, उनकी भाग दौड़ चलती रहती है। पिछले 7 और 8 महीनों से उनका ये कार्य रहा है, लेकिन उसमें भी उन्होंने छोटा समय निकाल कर हमें दिया। इसके लिए पुनश्च मैं आपका आभारी हूँ। मित्रों कि आज पूरे दुनिया में हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ अभूतपूर्व प्रेशर में हम लोग साथ आ गए हैं। डॉक्टर्स हों और उसके सहकारी हों, उसके सहकर्मी हों, पूरा के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो छोटे से छोटा देश हो या बड़े से बड़ा देश हो, पूरी दुनिया में वो बहुत अंडर स्ट्रेस आ चुका है। और इस स्ट्रेस में हम लोग कैसे आगे बढ़ें, हर पेशेंट्स को, जो हर कोई ट्रीटमेंट को हम कैसे उसका सामना करें, इसके बारे में बहुत विचार करने की ज़रूरत आ पड़ी है। लेकिन एक सकारात्मक बात भी हुई है। सकारात्मक बात ये हुई है कि सिर्फ जो अपनी एलोपैथी की जो सिस्टम है, पहले कहते थे कि ऑल्टरनेट थेरेपी, ऑल्टरनेट न रह करके वो कॉम्प्लीमेंटिंग थेरेपी हो गई है। आधा भार जो है बराबरी से होम्योपैथी और आयुर्वेदा ने अपने कंधों पे ले लिया है, जिसकी वजह से भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद हमें जो संख्या दिखती है ट्रीटमेंट और रिकवरी की, इसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदा ने 50% से ज़्यादा का भार अपने ऊपर पे लिया हुआ है। आज हमारा विषय जो है वो ये है कि आने वाले दिनों में जो जो स्ट्रेस बढ़ा है हेल्थ केयर सिस्टम का, उसको कैसे डॉक्टर साहब हम कम से कम कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आज एक साधारण मध्यम वर्ग जो है, उसको आज हॉस्पिटल के नाम से जो डर लगता है और जो भय होता है, और साथ ही साथ हेल्थ के साथ वेल्थ का भी जो उसका जो नुकसान हो रहा है, उसको हम कैसे कम कर सके देख सकते हैं। ये हमारा आज का प्रमुख विषय है। तो इसको लेकर के हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। दर्शकों, ये हमारा पूरा कार्यक्रम जो है नासिक हेल्थ एंड वेलनेस प्रमोशन काउंसिल, ये जो काउंसिल है, ये नासिक को एक ऑल्टरनेटिव वेलनेस कैपिटल बनाने की दिशा में ये हमारा कार्यक्रम हमने संयोजित किया हुआ है। कैसे करेंगे, उसके पीछे क्या उपलक्ष्य है, ये आपको कैसे बेनिफिट करेगा, ये हम लोग चर्चा के सत्र के दौरान हमें पता चलेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जरूर सागर। बॉम्बे के लोगों के लिए आपका नाम, वैसे बहुत गिने चुने सेलिब्रिटीज और जाने माने व्यक्तिगत लोग हैं, उनके लिए प्रख्यात हैं, लेकिन हमारी सामान्य जो जनता है उनके लिए आप नए हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में जो परिचय और कैसे आपने नासिक को अपना एक मकाम बनाया, उसके बारे में थोड़ी सी आप ब्रीफ में। मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मैं प्रैक्टिस एलोपैथिक मेडिसिन दे के स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे पता चला क्या, जो भी पेशेंट आता है, अगर कुछ पुरानी बीमारी या बड़ी बीमारी लेके आता है, या डायबिटीज लेके आता है, या बीपी लेके आता है, सादे डायबिटीज और बीपी का ही एग्जांपल लेके, या आजकल बहुत कॉमन हो गया है थायराइड, तो मैंने देखा अगर वो पेशेंट वो चीज को लेके आता है तो पूरा जिंदगी भर उसको दवाई खाना पड़ती है, और वो दवाई वो ही नहीं रहती है। बीपी बढ़ते जाता है तो दवाइयाँ बढ़ते जाते हैं, डायबिटीज बढ़ते जाता है तो दवाइयाँ डायबिटीज के बढ़ते जाते हैं, आखिर में आदमी इंसुलिन पे आ जाता है। तो मुझे कहाँ ना कहाँ इसमें एक फॉल्ट दिख रहा था और एक कंप्लीट क्योर नहीं दिख रहा था। तो वो चीज को लेके मैं बहुत परेशान था, और वो परेशानी को दूर करने के लिए मैं ऑस्ट्रिया गया, मैं जर्मनी गया। बाद में मुझे पता चला क्या इंडिया में ही आयुर्वेदिक और होम्योपैथी को लेके इतना ज्यादा नॉलेज है लोगों के पास, और ये चीजें इजीली रिवर्स हो सकते हैं, जो कि आम जनता को पता ही नहीं है। आम जनता बीमार होती है, बीपी डिटेक्ट होता है, डॉक्टर के पास जाती है, बीपी की दवाइयां चालू हो जाती है, फिर थोड़े दिन के बाद डायबिटीज हो जाता है, फिर डायबिटीज की दवाई चालू हो जाती है, दवाइयां खा खा के कॉम्प्लिकेशन कर करके, सेल्फ मेडिकेशन कर करके किडनियां खराब हो जाती है, फिर आखिर में डायलिसिस होता है, और उसकी सफरिंग कभी खत्म ही नहीं होती है। तो ये जो सफरिंग थी पेशेंट्स की, ये मुझसे देखी नहीं गई।
तो इसका इलाज मैंने ढूंढने की कोशिश की। जब मुझे पता चला क्या बीमारी ये सिर्फ ऑर्गन पे नहीं होती है, या वो जो पार्ट है उसको लेके बीमारी नहीं होती है, वो आदमी बीमार होता है। वो आदमी के बीमारी के पीछे जो कारण है वो ढूंढना जरूरी है। और वो कारण अगर मिल जाता है तो ये बीपी या डायबिटीज या जो भी बीमारियां हैं ये पूरी तरह रिवर्स हो सकती है। उसको बता के क्या ये चीजों से तुम अगर दूर रहते हो, ये चीजें तुम्हारे बॉडी के अंदर बीमारी का कारण है, ये चीजों से अगर तुम दूर रहते हो तो तुम्हारी पूरी दवाइयां बंद हो जाएगी। न कि कुछ और दवाइयां या होम्योपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक, सभी दवाइयां बंद हो जाएगी। तो वो जो लाइफस्टाइल चेंज है या बीमारी को लेके जो नॉलेज है वो मैंने पेशेंट्स को देना चालू किया। और वो नॉलेज उनको जब समझा क्या ओ हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम आया था, उसके बाद बराबर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि बीपी या डायबिटीज लग गया, तो ये बात उनको क्लिक हो जाती है और वो फिर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के तरफ मुड़ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी पैथी गलत है, लेकिन हर पैथी का एक लिमिटेशन है और ये लिमिटेशन हर पैथी में है। तो अगर सब पैथी मिलके ये चीज को अगर मैनेज करे तो वेल्थ वाइज भी पेशेंट्स को तकलीफ नहीं होगी और पेशेंट्स भी यहाँ वहाँ भटकेंगे नहीं। पेशेंट को भी एक बीमारी को लेकर क्लैरिटी होगी, पेशेंट भी नॉलेजेबल हो जाएगा क्या वो अपने को ये चीज की वजह से बीमारी हो रही है और यहाँ हमारा पैसा जा रहा है, तो क्यों नहीं मैं लाइफ में ये चेंजेस लाऊं जिसके वजह से मैं पूरी तरह हेल्दी रहूं। तो इस तरह मैंने सोचा क्या एक बेस बनाते हैं नासिक को, होम्योपैथी से स्टार्ट करते हैं। फिर होम्योपैथी स्टार्ट करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसके साथ कुछ और भी जरूरी है, क्योंकि मैं कितना भी बोलूं तो पेशेंट वो फॉलो करते करते कभी कभी भूल जाता है, फिर वापस बीमार हो जाता है। तो फिर हमने कंसेप्ट जो है विवेदा का कंसेप्ट तेजस के साथ मिलके हमने लॉन्च किया। उसमें हम लोग ने होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदा, एलोपैथी, यूनानी, मसाज, फिर जितने भी थेरेपीज है जो नेचुरल थेरेपीज है वो, एंड अ गुड क्लाइमेट एंड गुड फूड, क्योंकि खाना भी आपकी दवाई होती है। अगर आप गलत खाना खाते हो तो आप बीमार होते हो, आप बराबर से खाना खाते हो तो आपको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो वी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फूड। ये सब चीजें कंसेप्ट मिला के जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये बीमारी नहीं है, ये तुम्हारे लाइफस्टाइल में चेंजेस और तुम्हारे बॉडी में हमने अगर चेंजेस लाते हो तो ये सब बीमारियां जड़ से निकल जाती है। क्यों लाइफ लॉन्ग दवाइयां खानी? तो ये जब मुझे समझा तो इस तरह से हमने वो चीज को आगे लेके गए। बहुत अच्छे। देखिए, आप जिसको डिजीज समझते थे वो एक्चुअली डिजीज ना होकर के डिसऑर्डर है, और उस डिसऑर्डर को डॉक्टर साहब के फिलॉसफी से हम लोग ऑर्डर में ला सकते हैं। बराबर है डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली, डिस ईज है। आप ईज में नहीं हो। आप ईज में क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके बैंक में कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है, बैंक ने आपके पैसे लॉक कर दिए हैं और आपके पैसे अभी आपको मिल नहीं रहे हैं। लेकिन ये आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, सब पूरा पब्लिक के साथ वही प्रॉब्लम, लेकिन हर आदमी अलग अलग रिएक्ट कर रहा है। आप अगर उसको ज्यादा रिएक्ट करोगे, आप डिसईज्ड रहोगे, आप ईज में नहीं रहोगे, तो आपको नेचुरली डिजीज होने वाली है। आज डिजीज से मुझे डॉक्टर साहब याद आया कि आज पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 इसके बारे में, मतलब अगर हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सबसे अहम और सेंसिटिव मुद्दा है। और लोग देख रहे हैं कि मैंने भी कई लोगों को देखा, बॉम्बे में तो बेड्स नहीं मिल रहे थे कई दिनों तक, रेफरेंसिंग लग रही हैं, लोग हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो पा रहे हैं, और 2 से 2.5 लाख 3 लाख का बिल जो है लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में भर रहे हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पैसे हो या न हो, हम कैसे उसको कम स्ट्रेस में, कम बजट में और सादगी से ट्रीट कर सकते हैं? तो कोविड पे आपका नजरिया पेश करें डॉक्टर साहब। मैंने ये कोविड पे काफी बातचीत हुई है, बहुत डिस्कशंस हुए हैं, बहुत वीडियोस निकले, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे अभी पेशेंट्स, जब मैं क्लिनिक से निकल रहा था, उन्होंने बोला कि ये चीज को जरूर हाईलाइट करना। उन्होंने सबने मुझे ये पूछा कि कोविड वापस होता है क्या? तो द आंसर इज, जैसा पहले सर्दी होती थी, एक बार अगर सर्दी होती है तो बार बार तो होनी है, लेकिन आपको सर्दी कब होती है? जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके बाद आया सार्स, उसके बाद आया मर्स,
और अभी आया कोविड। तो अगर नॉर्मल आदमी अगर हॉस्पिटल में जाएगा और उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो पहले निमोनाइटिस हो जाता है, उसको बोलते थे हॉस्पिटल निमोनाइटिस। तो अभी वो कोविड होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट जो हॉस्पिटल में जाएगा उसको कोविड होगा, लेकिन हर पेशेंट जो हॉस्पिटल में जाएगा उसकी इम्यूनिटी कम रहेगी तो उसको कोविड कहाँ भी होगा। और एक बार हो गया और तो वापस होगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर अपनी इम्यूनिटी संभाली नहीं, आपकी हेल्थ संभाली नहीं, आपको हर टाइम स्ट्रेस में हो, तो आपको कोविड वापस होगा। खाली फर्क ये रहेगा कि आपको डर नहीं लगा रहेगा, क्योंकि उस टाइम अभी थोड़े दिन के बाद जो कोविड होगा तो डेथ रेट फॉल हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि नहीं कोविड हो गया, 2-3 दिन की सर्दी रहती है, 2-3 दिन का खांसी रहता है, बॉडी पेन रहता है और वो ठीक हो जाता है, जैसा पहले सर्दी में होता था। तो जब आपको ये चीज पता चलेगी तो आपको कोविड हो या सर्दी हो, आप उसको अननेसेसरी टेस्ट करो, HRCT करो और फिर वो स्कोर देखो, फिर पैनिक हो, फिर हॉस्पिटल में जाके लेट जाओ। डॉक्टर्स वहां बोलते हैं कि नहीं तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन वहां जाके लेट जाओ क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर बाजू में रहता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हो गए। तो ये जो डर है ये निकाल दो। ये कोविड रहने वाला है, हम लोग भी रहने वाले हैं। हमको इसको फाइट करना है। उसको फाइट करने का सबसे आसान तरीका है तुम्हारे एक्सरसाइज, तुम्हारे लाइफस्टाइल, तुम्हारे स्केड्यूल, तुम्हारे खाने पीने पे, तुम्हारे जो अननेसेसरी इधर उधर एक्सर्शन करके एनर्जी वेस्ट कर रहे हो या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है जो फैमिली में, वो उसके ऊपर अगर काम करते हो तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कोविड को लेके जो एक्सपेंस हो रहा है ये कुछ नहीं, ये पेशेंट्स का डर है जिसके वजह से वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और अपना कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हॉस्पिटल जाइए नहीं, लेकिन आप देखो, आपको अगर सिम्टम्स नहीं है, आपको अगर खांसी सर्दी ज्यादा नहीं है, आप अननेसेसरी दवाइयां नहीं ले रहे हो और आप अगर कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटी नहीं है, अगर आप हार्ट पेशेंट हो, आप हेवी डायबिटिक हो, तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी दवाइयां बराबर से चालू है। आप उस पर भी ध्यान दीजिए कि आपका SpO2 ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब मेंटेन हो रहा है। अगर ये चीजों पे ध्यान दोगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे ही ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर सर्दी खांसी बहुत बढ़ जाती है, फीवर बहुत आ जाता है, तो आपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है, लेकिन उसके साथ आयुर्वेदा, होम्योपैथी ये भी लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सब छोड़ दो। आप सबसे पहले घर में काढ़े है, गौती चाह, लेमन ग्रास जो बोलते हैं, लेमन ग्रास, अदरक और तुलसी, इसका काढ़ा बनाओ। राइस वाटर, चावल की जो कंजी है उसको हल्दी डाल के पियो और गार्गल करो, स्टीम लो, नींद ज्यादा लो, आराम करो। आपकी आपकी बॉडी इसको ऑटोमेटिकली फाइट करेगी और इम्यूनिटी आपकी बढ़ा देगी और आप इजीली इसमें से बाहर आ जाओगे। और आप जब इजीली इसमें से बाहर आ जाओगे तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज रेडी है। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ स्ट्रेस आता है, कुछ होगा, तो आपको कोविड होगा, लेकिन वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। रही बात जो एक्सपेंस कर रहे हैं लोग, जो जाके स्पेंड कर रहे हैं, वो उनके डर के वजह से स्पेंड कर रहे हैं। वो सोचते हैं क्या, हॉस्पिटल में जाओ, पैसे दो और हम सब अच्छे रहेंगे, हमारी सिक्योरिटी रहेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहेगा तो हमको कुछ होगा नहीं। ऐसी जरूरत नहीं है। आप ओपन एयर में जाओ, आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाओ नासिक के, आपको काफी अच्छा फ्रेश हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा। और घर पे आके एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, ऑटोमेटिकली ये चीजें कवर हो जाती है। उसके लिए अननेसेसरी जाके एडमिट होने की जरूरत नहीं है। आप घरगुती दवाई कीजिए, आपके फैमिली डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, आप दवाइयां लीजिए, आप दूसरे दिन ठीक हो जाते हो। लेकिन आप जब डर जाते हो ना, ये जो डेथ फियर जो है ना, दैट फियर अफेक्ट्स योर लंग्स। और वो उसी टाइम जब इंजुरी होती है, छोटे छोटे जो ब्रोंकियल्स है उसको, लंग्स के अंदर जब इंजुरी होती है तो वो इन्फ्लेमेशन निमोनाइटिस दिखाता है। और एक बार निमोनाइटिस दिखता है तो आप डर जाते हो और फिर डॉक्टर के पास जाके दवाइयां लेते हो। तो आप डरोगे नहीं तो ये इंजुरीज नहीं होगे। आपको ज्यादा से ज्यादा गले के अंदर इरिटेशन होगा और दूसरे दिन आप अपने आप ठीक हो जाओगे। बहुत बहुत खूबसूरत, इतनी डिटेल में आपने इसके बारे में बताया। एक बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है आपका, मैं उस पर आ रहा हूँ, वो है होम्योपैथी। मैंने बहुत स्टोरी आपके बारे में सुनी है कि आपने होम्योपैथी के जरिए से हजारों हजारों लोगों को आपने ठीक किया है नासिक में। और स्टोरी ये भी सुनी है कि कोविड छोड़ करके
कई लोगों के आपने डिसऑर्डर, जैसे मैंने कहा डायबिटीज़ हो, कैंसर पेशेंट्स हों, उनको भी आपने बहुत नॉर्मलाइज़ किया हुआ है। तो होम्योपैथी का इस कोविड फाइट में क्या रोल रहा? कैसे आपने, मतलब जैसे हमने आर्सेनिक एल्बम के बारे में सुना था, तो सारे लोग, मतलब राजू बजाज जी का मैं काफ़ी फ़ैन हूँ, काफ़ी मैं उनको सुनता हूँ। तो आप बताएँ कि होम्योपैथी का अभी क्या रोल है और आप कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं? थोड़ा-सा उसके बारे में आप बताएँ, क्योंकि बॉम्बे के दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर मुझे यही ट्रीटमेंट नासिक आए बिना अगर आप मुझे बॉम्बे तक पहुँचा सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, पर होम्योपैथी के बारे में थोड़ा-सा आप लाइट दीजिए। सो वायरस जो है ना सर, वायरस ये डेड मटेरियल है। ओके, ओके, इट डजंट लिव। तो आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आपको आपके बॉडी के अंदर ही इम्यूनिटी और आपका जो डिजीज फाइटिंग स्ट्रेंथ है वो बढ़ाना है। सो जब हमने ये जाना क्या दिस इज व्हाट अप्रोच वी हैव टू कीप, देन होम्योपैथी जो उसका जो मेन सिद्धांत है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर यानी जैसा आदमी एक्सप्रेस कर रहा है उसके स्ट्रेस को या उसके एक्सपीरियंस को, उसी तरह की दवाई हम लोग ने जो नेचर में है, वो नेचर में वो जैसा उसका कोपिंग मैकेनिज्म है, वही दवाई अगर हम उसको देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्लांट है, पल्सेटिला नाइग्रिकन्स बोलते हैं उसको। सिमिलियस क्यूरेंटर समझना बहुत थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो ये जो प्लांट है, आपने देखा होगा बारिश में जो जंगली हम लोग ट्रैकिंग को जाते हैं तो येलो फ्लावर रहता है, उसको छोटा सा येलो फ्लावर रहता है और छोटी सी डंडी रहती है और ग्रास में वो काफी स्प्रेड आउट होता है, उसका नाम है पल्सेटला। सो कितना भी स्टॉर्म आए, कितना भी जोर से हवा आती है, सब झाड़ गिर जाते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है ये बेंड होता है। जैसा स्टॉर्म चला जाए, वो स्टॉर्म जाने के बाद वो वापस खड़ा हो जाता है। तो ये है वो प्लांट का कोपिंग मैकेनिज्म, दैट इज ए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ दैट प्लांट इज इट विल यील्ड व्हेन देयर इज क्राइसिस एंड अगेन स्टैंड बैक टू नॉर्मल। सो अगर इसी तरह हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आता है जो बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम से वो हिलता नहीं है, वो चीजों में एडजस्ट कर लेता है, वो उस चीज को कन्फ्रंट नहीं करता है, उसके अगेंस्ट रिएक्शन नहीं देता है, वो बेंड हो जाता है। अगर मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ बहुत स्ट्रेस दे रही है, तो डॉटर इन लॉ एडजस्ट कर लेती है, प्यार से सब संभाल लेती है, और जब वो ठीक हो जाए, उसका गुस्सा कम हो जाए मदर इन लॉ का, फिर वो उसको प्यार से बैठ के समझाती है। तो ये फीमेल जो बीमार होके आई है, उसका जो नेचर है वो एग्जैक्टली ये प्लांट से मैच होता है, और ये प्लांट का जेनेटिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग होने के लिए वजह से हम लोग ये प्लांट, हेल्दी प्लांट, ये लेडी को देते हैं। तो ये लेडी का कोपिंग मैकेनिज्म सिमिलर होने के वजह से उसके अंदर जो जेनेटिक डिफेक्ट्स है या इलनेसेस है वो पूरी तरह रिवर्स हो जाते हैं, उसको एक तरीके का नया एनर्जी मिलती है ऑफ अ हेल्दी प्लांट, और वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है। उसमें और एक चीज है, अगर हम लोग थोड़ा डीप में जाके वो लेडी को पूछते हैं ना, तो आपका पसीना कैसा है, तो वो बोलेगी मेरे को पसीना आता है, मुझे जो पसीना आता है वो येलो डार्क कर देता है सफेद कपड़ों के ऊपर, या मेरा नेजल डिस्चार्ज भी येलो ही रहता है। कान से अगर मुझे कभी पस आता है तो वो भी थिक येलो होता है। तो अगर आप देखें, दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। प्लांट का प्रोड्यूस जो है, फ्लावर जो है, दैट इज ऑल्सो येलो, एंड हर डिस्चार्जेस एंड एवरीथिंग ऑल्सो येलो। सो ये एग्जैक्ट मैचिंग जब होता है तो फिर कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी बीमारी आए, अब कितना भी पेशेंट बीमार हो, वेदर इट इज कैंसर, वेदर इट इज कोरोना, वेदर व्हाट इट इज, हम लोग वो जब दवाई देते हैं तो वो जड़ से ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदरूनी के एनर्जीज वो सब जागरूक हो जाते हैं और वो एनर्जी जाके वो बीमारी को पूरी तरह फेंक देते हैं। तो यही एप्लीकेशन कोरोना में भी है, यही एप्लीकेशन कैंसर में भी है, यही एप्लीकेशन थायराइड में भी है, यही एप्लीकेशन हर क्रोनिक बीमारी में है। क्योंकि ये केस हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो हम लोग यही उनके निकालते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या है, और फिर उस तरह का प्लांट या मिनरल हम यूज करते हैं। उसमें और एक होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमारे क्लिनिक पे बहुत ज्यादा हम लोग वापरते हैं, दैट इज कॉल्ड GNM, जर्मन न्यू मेडिसिन।
दिस इज द लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज। इसके अंदर मैंने ये काफी बार एग्जांपल दिया है, मैं कोई भी बीमारी को लेके एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन मैं एक पहला सादा सिंपल एग्जांपल सबको बोलता हूं, आप लोगों को भी ये सुनाना चाहता हूं कि राइट साइड बिलोंग्स टू योर फादर एंड राइट साइड बिलोंग्स टू योर पार्टनर, योर वाइफ, योर पार्टनर इन वर्क। योर लेफ्ट साइड बिलोंग्स टू, लेफ्ट साइड जो है ये आपके मम्मी की साइड रहती है, लेफ्ट साइड आपके बच्चों की साइड रहती है। तो अगर आपके पापा को कुछ प्रॉब्लम हो जाए और पापा आपकी बात सुनते नहीं है, वो बहुत परेशान करते हैं और आपको काम भी है, बैंक में आप नौकरी करते हो, आप बैंक छोड़ के आ नहीं सकते, और पापा घड़ी घड़ी मीठा नहीं खाने बोला है लेकिन खा लेते हैं, फिर उनको यूरिन प्रॉब्लम होता है, तो उनके ये जो बंदा है जो बीमार होके फ्रोजन शोल्डर लेके आया है, इसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, और ये स्ट्रेस हार्मोन उसके राइट शोल्डर, बिकॉज राइट शोल्डर बिलोंग्स टू फादर, उस फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उठाए नहीं जा रही है, तो राइट शोल्डर के मसल स्टिफ हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। आप डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शंस लेते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, लेकिन ये बार बार होता है। तो ये बार बार क्यों होता है? ये इस वजह से क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए स्ट्रेसफुल है। तो ये अगर आपको पता चल जाए कि ये स्ट्रेस की वजह से मेरा शोल्डर प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप उसके ऊपर काम करने लगते हो, आप उसकी सोच कम करने लगते हो, आप वो स्ट्रेस कम लेने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली ये शोल्डर भी कम हो जाता है। तो हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो ये कारण ढूंढ के निकालते हैं बीमारी का, एज वेल एज वो मेडिसिन या उसका कोपिंग मैकेनिज्म, जो मेडिसिन देंगे उसको मैच करके हम जब दवाई देते हैं तो आप अंदर से ठीक हो जाते हो। कैंसर्स भी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, तो वो भी रिपेयर हो जाता है और पेशेंट हेल्दी हो जाता है। ओह मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल और इतनी सिंपल और सटीक तरीके से कहीं से सुना होगा। और मुझे ये लगता है कि यही कारण है कि न सिर्फ नासिक, फिर महाराष्ट्र, बल्कि कई देशों से आपके पास जो है पेशेंट्स आते होंगे, क्योंकि आप न सिर्फ उनकी ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन उनके काउंसलर भी हैं डॉक्टर साहब। राइट, काउंसलर भी है। एंड लेटेस्ट ये कोरोना के वजह से जो ऑनलाइन केसेस थे या नेट पे थे, वो इतने स्ट्रांग हो गए कि हम लोग दिन में इंडिया के पेशेंट्स देखते हैं और रात में हम लोग का नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्टर्स है जो रात में काम करते हैं, जो यूएस और अब्रॉड के पेशेंट्स देखते रहते हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट वर्किंग 24 hours, नॉट मी, but a set of doctor is working in the night also, who get a holiday in the daytime. देखिए, क्योंकि अभी जो सुविधा हो गई है हर तरीके से लोगों तक पहुंचने की और लोगों को एक अच्छे डॉक्टर और अच्छे लर्नेड डॉक्टर पेशेंट्स के पास पहुंचने की, तो इसका कारण है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा अभी ये जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे देश हैं जहां से आपके ज्यादातर मतलब पेशेंट्स बिलोंग करते हैं, और ऐसा कोई पर्टिकुलर? मैं पहले तो कोरोना के पहले आई कुड हैव लिस्टेड आउट 4-5 कंट्रीज। अच्छा। लेकिन आफ्टर कोरोना हम लोग का वेटिंग अभी मई या जून का न्यू अपॉइंटमेंट का मिल रहा है, यानी अगर आपको आज मिलना है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हिस्ट्री के लिए और कैबिन नहीं रहते हैं, तो वी हैव अ वेटिंग टिल मई। सो पहले तो हम लोग ने डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वी आर गेटिंग पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी डे फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। सो अभी वो डाटा नहीं रखा है, लेकिन वी ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज कवर्ड, और हर कंट्री में अभी होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जाती है जो कि पहले नहीं मिलती थी। तो हर कंट्री में होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जाती है। सबसे ज्यादा हमको हेल्प हो रहा है हेलियोस लंदन में, हेलियोस कंपनी है होम्योपैथी की जो लंदन में बेस्ड है। वो इमीडिएटली कहाँ भी हो वर्ल्ड में होम्योपैथिक मेडिसिन पहुंचा देती है। हम लोग जब केस हिस्ट्री लेते हैं हमको बीमारी का पता चलता है कि ये कारण है, इसको डायबिटीज है, ये डायबिटीज ये स्ट्रेस के वजह से हुआ है, ये स्ट्रेस के बाद उसको बीमारी लग गई है। तो वो जो हमको पता चलता है इन्फॉर्मेशन, हम इमीडिएटली उनको बोल देते हैं ठीक है हम दवाई बेचते हैं, हम एलियोज में बता देते हैं कि ये दवाई इधर पहुंचा दो, और वो पहुंचा देते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन। मतलब अब आपने पूरे वर्ल्ड का जिम्मा आपने उठा लिया है, और मैं सच में दर्शकों बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इतने गणमान्य और इतने नॉलेजेबल और इतने डेडिकेटेड, क्योंकि आदमी के नॉलेज से काम नहीं होता है, उसका पैशन, उसका डेडिकेशन, उसका हार्डवर्क इक्वली इंपॉर्टेंट है। और दर्शकों, आज नासिक जैसे सिटी में, जो कि एक पुण्य नगरी भी है, और ये नासिक का क्लाइमेट इतना सुंदर और इतना पोषक है हीलिंग के लिए, रिकवरी के लिए,
तो यही उद्देश्य से हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, और डॉक्टर साहब वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू इन नासिक। थैंक यू। जैसे देवलाली में बहुत सारे सैनिटोरियम्स होते थे, तो हाँ। ब्रिटिशर्स लोग आमतौर पे आकर के सैनिटोरियम्स में रुकते थे, और तब ट्यूबरक्लोसिस का बड़ा फियर हुआ करता था। राइट। और ये ऐसी चीज़ है कि अच्छा पानी, स्वच्छ पानी, टाइफॉइड में स्वच्छ पानी चाहिए, और ट्यूबरक्लोसिस में स्वच्छ हवा चाहिए, और ताज़ा, जो किचन ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं हम नासिक को, हाँ। वो किचन ऑफ इंडिया में अच्छा ताज़ा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो डॉक्टर साहब, उसके साथ में आपकी ये ट्रीटमेंट फिलॉसफी भी नासिक को एक नए मकाम पे लेके जाएगी, आई एम वेरी श्योर। अब थोड़ा सा हम इसको, विषय को और आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, मुझे आपसे पूछना है कि कैसे हम चाहें, मतलब आज तो आपके पास जो आप तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर साहब की रीच एलिट्स, सेलिब्रिटीज उन तक ज़्यादा थी, और डॉक्टर साहब ने खुद मुझे कहा कि सागर, अब मुझे चाहिए कि मासेस को भी ये सारी चीज़ें पता चलें, वो चाहिए, उनका ठीक होना, उनका हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे बताएं सर कि कैसे ये लोग आप तक पहुंच सकते हैं, कहाँ हमारे बॉम्बे में सेंटर्स हैं, कहाँ किस और देश में आपका प्लानिंग है, और कैसे वो चाहें लोग कि नासिक आएँ, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि नहीं, डॉक्टर साहब से मिले बिना, वन ऑन वन सामने बैठे बिना हमारी बीमारी तो ठीक नहीं होने वाली। तो हाँ, सो आई शुड थैंक फारूक मोतीवाला सर और फराज, जिन्होंने मोतीवाला कॉलेज में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। एंड वहाँ हम लोग ने एक धर्मार्थ क्लिनिक स्टार्ट किया है, जहाँ जितने भी एवरेज पेशेंट्स है जो पे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग ने क्लिनिक स्टार्ट किया है। और आई वुड नॉट नेम नाउ, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट। बॉम्बे में, नासिक में भी हम लोग कुछ इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं, जहां हम लोग ये फ्री मेडिकल कैंप्स फॉर पुअर एंड देयर ट्रीटमेंट, और उसके लिए जो टीम लग रही है उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो नासिक में हम लोग 3 एक सेंटर ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके वजह से आप फ्री में भी दवाई ले सकते हैं, या मिडिल क्लास हो गए तो थोड़ा सा स्पेंडिंग कैपेसिटी रखते हैं, तो उसके लिए भी हम एक अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। इसमें जितने भी यहाँ के कॉरपोरेटर्स है वो भी मुझे मदद कर रहे हैं, और बहुत जल्दी मैं आपको ये गुड न्यूज़ दूंगा कि एटलीस्ट 4-5 सेंटर्स इन नासिक एंड 2 सेंटर्स इन मुंबई एंड पूना विल बी ओपन इन कमिंग 2-3 मंथ्स। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं, अब इतना इंटरनेशनल आपका पेशेंट ऑडियंस है, इतनी लोग पहले मुकाम पे सोचते हैं कि मैं बॉम्बे में कभी अपना हेडक्वार्टर, मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊं। आपने ऐसा ना सोच के नासिक में ही मतलब लोगों को पुल करने के लिए आप चाहते हैं नासिक में आए, और आपका हेडक्वार्टर नासिक बना रहे, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या राज है इसके पीछे, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये जरा आप इसमें तफसील से बताइए। ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्या मेरा क्लिनिक बॉम्बे में भी है, बांद्रा में है, लिंकिंग रोड पे, लेकिन ये 4 महीने में मेरे क्लिनिक पे नहीं गया जी, मैं नासिक में ही रहा, और मुझे पता चला कि लोग, सेलिब्रिटीज भी नासिक आने लगे जी, और उनको मैंने त्र्यंबकेश्वर, सोमेश्वर, मेरे फार्म पे सुला के पास, वो जब जगह बताई, तो उन्होंने मुझे यही बोला, क्या अशर तू मुंबई क्यों आता है, हम ही नासिक आते जाएंगे। और 1-2 जन तो बहुत फेमस भी हो गए थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आ गए थे। जी। तो ये बात जब ये अभी की बात है, तो जब सेलिब्रिटी और लोग जब नासिक आते हैं, जब उनको पता चलता है कि नासिक की क्वालिटी ऑफ एयर जो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो स्काई स्क्रेपर्स, यहाँ ग्रेप्स आते हैं जो बेस्ट क्वालिटी के रहते हैं, यहाँ वाइन बनती है, तो ये जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन है, इट कैन ओनली हैपन इन अ बेटर सिचुएशन जब आपका सॉइल क्वालिटी और एयर क्वालिटी अच्छी रहेगी। और अगर वेजिटेबल्स की क्वालिटी अच्छी रह रही है, प्लांट्स की क्वालिटी अच्छी रही, तो ह्यूमन बीइंग जो हम लोग यहाँ है, यहाँ की सब्जियां खाएंगे और यहाँ की पोल्यूशन फ्री एयर हम लोग ब्रीद इन करेंगे, तो नेचुरली अपना हेल्थ का सिस्टम भी अच्छा रहेगा। सेकेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्या मैं पूना भी जाता हूँ, मैं बॉम्बे भी जाता हूँ, मैं नासिक में भी प्रैक्टिस करता हूँ। नासिक में मैं एट ईज रहता हूँ, पूना में मैं थोड़ा सा डिस ईज में रहता हूँ, बॉम्बे में तो फुल डिस ईज में रहता हूँ, क्योंकि कहाँ भी जाना है तो 1-2 घंटे तो हम लोग के निकल जाते हैं,
और इतना स्ट्रेस रहता है ट्रैफिक का, हम पहुंच नहीं सकते, हम लोग का टाइम इतना वेस्ट होता है वहाँ। जी तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि नासिक में ही बेस बनाओ, जी और जब चाहिए, जब बॉम्बे और क्लिनिक के जो डॉक्टर्स है वो वहाँ बेस्ड है, पहले वो मेरे क्लिनिक पे थे, अभी वो शादी होके वो ट्रांसफर हो गए, तो दे आर सेटल इन मुंबई एंड पूना, तो वो अच्छी तरह से वो संभाल लेते हैं। जी। इसलिए मैंने सोचा कि नासिक को ही बेस बनाए, बिकॉज द क्लाइमेट इज सो गुड, द ग्रीनरी इज सो गुड एंड एवरीथिंग इज सो ओपन। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब, आज की तारीख में जब आपके पास ट्रैवलिंग टाइम मतलब जिस तरीके से कम लगे, इसके लिए हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हमारा एक्टिव हो गया है। कनेक्टिविटी जो मुंबई और नासिक का जो डिस्टेंस है वो हार्डली 2 से ढाई घंटे में हो रहा है। समृद्धि एक्सप्रेस के होने के बाद वो 1.5 घंटे और पौने 2 घंटे तक आ जाएगा। राइट। तो मैं हमेशा हम कहते हैं कि ठाना और नासिक ये दो बहनें हैं, जो एक मेट्रो में बहाई गई और एक विलेज की तरफ बहाई गई, और दोनों की सिमिलैरिटी ऐसी है जैसे ठाना भी एक सिटी ऑफ लेक्स हुआ करता था। राइट। करेक्ट। तो आज आज नासिक में न सिर्फ हमारे पास क्लाइमेटिक जोन है जिसमें आपकी रिकवरी स्पीड अप होगी, और उसके बावजूद कॉस्ट जो इम्पैक्ट है, क्योंकि आज हेल्थ केयर सिस्टम पहले जैसा नहीं रहा ना डॉक्टर साहब, बहुत खर्चे वाली चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ों में आपको पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, क्राउड लगता है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो आपका जो रिकवरी का जो कॉस्ट होगा वो भी काफ़ी मतलब रिजनेबल रहेगा विज़ावी एक मेट्रो सिटी। और डॉक्टर्स भी काफी फ्री रहते हैं, जी डॉक्टर्स ज्यादा पेशेंट को टाइम दे पाते जी हैं, सो हेल्थ कंडीशंस भी अच्छे से इम्प्रूव हो इम्प्रूव सकते हैं। होती हैं। तो मुझे लगता है कि वेलनेस टूरिज्म के लिए नासिक एक वेलनेस कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र बन सकता है डॉक्टर साहब। एक विवेदा ने पहला स्टेप दिया है, आई अर्ज भुजबल सर हाँ इसमें प्लीज हमको हेल्प कीजिए। अगर गवर्नमेंट का हाथ रहा और क्लाइमेट तो अच्छा है, जी सो आई थिंक नासिक कैन बी वन ऑफ द वेलनेस हब मोर देन द वाइन सिटी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल। जैसे मैंने 2011 में सर मैंने वेलनेस के सब्जेक्ट पे काम शुरू किया, और मैं जब बैंगलोर गया हुआ था, तो बैंगलोर में 18 से 20 वेलनेस सेंटर्स हैं जो कोएग्जिस्ट करते हैं। हर एक की अपनी पहचान है, Yes. हर एक का अपना एक स्टोरी है, और हर एक के पास 80 to 90% ऑक्यूपेंसी रेशियो होता है, Right. जिसमें 50% जो है फॉरेनर ट्रैवलर्स होते हैं। Right. अब कई लोग जो जिंदाल जाना चाहते हैं, वो अब जिंदाल मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इट वहाँ नंबर नहीं लगता या फिर बहुत टाइम लगता है, तो उनके लिए एक नासिक अच्छा ऑप्शन बनेगा। तो बहुत सारे विविधा की तरह वेलनेस सेंटर्स की हमें ज़रूरत है, एक सेंटर से बात नहीं बनेगी। और ऐसे बहुत सारे आपके जैसे जो मैसेंजर्स हैं, जो एक एंजल हैं, जो ट्रीटमेंट विद पैशन विद कमिटमेंट में बिलीव करते हैं, और उनके होते हुए मुझे लगता है कि नासिक ये वेलनेस कैपिटल बन चुका है। ये अभी बनने की कगार पे नहीं है, बन चुका है, बस ये लोगों तक पहुंचना मैसेज बहुत जरूरी था। जरूरी, हाँ। यही उद्देश्य है कि हमने नासिक हेल्थ और वेलनेस प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की डॉक्टर साहब, Right. और यही उद्देश्य से हम आपका हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो एक और चीज़ है, जैसे आपने गार्जियन मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करी है, परसों गार्जियन मिनिस्टर साहब भी विविधा वेलनेस सेंटर में गए थे, Right. और देख करके वो इतने प्रभावित हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की पूरे सेंटर की। मुझसे भी उनसे मुझे बात करने का मौका मिला, और इतना ही नहीं, दूसरे दिन एक फंक्शन में उन्होंने विवेदा का उल्लेख किया। अरे, हाँ, उन्होंने विशेष Thank तौर you. पे कहा कि ये मेरा सपना 15 साल से था, हाँ। जो अब पूरा पूरा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे सेंटर की आने की ज़रूरत है। That's और इसी को लेकर के ये मांग जो है, क्योंकि ये हमारा जो अपना जो इंटरव्यू है ये आयुष मिनिस्ट्री तक जाएगा, हाँ। डायरेक्टर ऑफ आयुष को हम शेयर करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी गवर्नमेंट, इन सब तक हम ये मैसेज लेके जा रहे हैं कि कैसे नासिक को वेलनेस हब बने। तो इस संदर्भ में मैं चाहता हूँ कि एज अ प्रोफेशनल आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको किस तरह का सपोर्ट करे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सो मेडिकल टूरिज्म इज व्हाट हम लोग को नासिक में प्रोपोगेट करना है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमको एक ही सपोर्ट चाहिए, क्या अगर टैक्सेशन सिस्टम कम कर दे और जितना हो सके नासिक को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दो। क्या द क्लाइमेट इज सो गुड, द डॉक्टर्स ओवर हियर आर सो गुड, और यहाँ आयुर्वेदिक से लेके होम्योपैथिक से लेके यूनानी से लेके हर एक चीज की दवाइयां है, हर एक चीज एक विवेदा करके जो एक हब है उसके अंडर सब हो जाता है। तो अगर प्रोपोगेट कर दी है गवर्नमेंट, सो स्काई इज द लिमिट। जैसे नासिक का नाम गुलशनाबाद रह चुका है, उसकी वजह थी कि यहाँ पे गुलाब के फूलों की बड़ी खेती हुआ करती थी। तो जैसे फूलों की खुशबू पूरे वो रोक नहीं सकता है, वो अपने आप फैल जाती है, वैसे आपका जो ये काम है
और जो आपने जो सेंटर शुरू किया है, जो डॉक्टर आशीष खास आपके क्लिनिक हैं, जो आपकी ट्रीटिंग फिलोसफी है, ये खुशबू की तरह पूरे जग में फैल रही है। यही कारण है कि लोग अ, दुनिया भर से, हर सिटी से, हर देश से आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इसी मुद्दे के साथ, इसी विषय के साथ हम आगे बढ़ेंगे और नासिक में और आपके सेंटर बने, ताकि हम लोग ज़्यादातर लोग जो बॉम्बे से, पूना से और कई दुनिया के देशों से आकर के सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, वो रहें यहाँ पे, अच्छा डाइट लें, अच्छी हेल्थ बनाएं, अपना एक अच्छा अनुभव लेकर के वो अपने मैसेंजर बन करके पूरी दुनिया में फैलें। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत बहुमूल्य कीमती समय हमें दिया, इसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर एंडीवर्स। या अगर आप आपका एक लैंडलाइन नंबर हो या कोई वेबसाइट की लिंक हो, आप अगर बताएं तो। हाँ, तो जी वीडियो के नीचे मैं वेबसाइट और लिंक मेंशन कर दूंगा, जी तो आपको कभी भी मेल भेजना है तो या वेबसाइट विजिट करके हमको कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं।